हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में एक दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हुआ है, जिसमें दहशतगर्दों ने 4 ख़वातीन को दहशतगर्दी का निशाना बनाया है, जिससे वो शहीद हो गई। पुलिस जो ज़िलाई पुलिस ऑफिसर है उसका कहना है कि ये टारगेट किलिंग थी, और उन्होंने ये कहा कि ये ख़वातीन जो हैं मुबैना तौर पर एक NGO के लिए काम कर रही थी। ताहम ये बताया गया है कि ये वहाँ दस्तकारी सिखाती थी ख़वातीन को, और आज सुबह जब ये निकली, इन 4 ख़वातीन का ताल्लुक़ बन्नू से है और ये कई दिनों से आ रही थी। जो मकामी ख़वातीन हैं उनको दस्तकारी की तरबियत देने के लिए अभी तक किसी तंजीम ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है, मगर शुमाली वज़ीरिस्तान में जो है ये वाक़यात कुछ हालिया जो है इस बात का पता दे रहे हैं। ख़वातीन जी, उनमें से 4 जो हैं वो मौके पे शहीद हो गई। 2 सगी बहनें थी, इरशाद और आयशा। एक इसलिए बच गई कि वो भाग के उसने एक घर में पनाह ले ली, लेकिन ड्राइवर जो था अब्दुल खालिक वो ज़ख्मी हो गया। इनका बैकग्राउंड ये है कि दिहाड़ी पे ही काम करती थी। 1000 रुपये फ़ी दिन, महीने में 16 दिन, 3 महीने का दस्तकारी का कोर्स था। 2 दिन बाद वो कोर्स कंप्लीट होने वाला था कि ये और ये रोज़ आती थी बन्नू से मीर अली। जो सूरत हाल इस वक्त है वो ये भी है कि कल बल्कि परसों रात को वहाँ पर कुछ लोगों को भी अगवा किया गया है, जिसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं, और वहाँ पर एक शख्स को उस वक्त भी शहीद किया गया। अच्छा, इससे पहले मैं वही उससे पहले के वाक़यात पे ही आ रहा था कि अब से 3 दिन पहले फ़ौज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़पें हुई थी, जिसमें 2 दहशतगर्द जो है वो हलाक किए थे। ISPR ने बयान भी जारी किया। उसके बाद TTP ने इस बात की तस्दीक भी की कि वो उन्हीं के जो कारकुन थे जिनको मारा गया। उसके पहले 4 फरवरी को भी मीर अली में ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने और ज़ीरो इन किया कुछ दहशतगर्दों को कंपाउंड में। वहाँ फायरिंग का तबादला हुआ, और जिसमें एक नायब सूबेदार जो है 42 साला अमीनुल्लाह और लंडी कोतल के रहायशी जो है 24 साला सिपाही शेर जामिन शहीद हुए, और 4 अहलकार ज़ख्मी भी हुए। तो ये सारी सूरत कोइंसिडेंस ये भी है कि आज ही ये वाक़या हुआ ना खबर। जी, और आज ही ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 4 साल मुकम्मल हुए। जी बिल्कुल। अच्छा, अब देखें, अब इसमें बीच में 1-2 चीज़ें भी हुई। पिछले साल तहरीक तालिबान का जो मेन मरकज़ था फाटा में, वो तो ऑपरेशन में आपने हटा दिया। क्रॉस बॉर्डर करते हैं अफ़गानिस्तान में, उस वक्त उनकी पोजीशन काफ़ी वीक हो गई थी। लेकिन पिछले साल क्या हुआ कि जमातुल अहरार, सहरेर मैसूद ग्रुप, हिज़्बुल अहरार, अमजद फ़ारूकी ग्रुप और उस्मान सैफुल्लाह ग्रुप और लश्कर जंगवी मर्ज करते हैं तहरीक तालिबान के साथ। दिस इज अकॉर्डिंग टू UN मॉनिटरिंग फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, ठीक है, जिससे उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है 2500 से लेके 6000 तक। और पिछले साल, हाँ 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, 100 क्रॉस बॉर्डर हमले हुए हैं फ्रॉम अफगानिस्तान इनटू पाकिस्तान, क्लेम्ड बाय TTP। इस साल अभी तक 30 इन लोगों ने अटैक किए, लेकिन ये 26 कबायली। अब ये कहा जा रहा है कि क्रॉस बॉर्डर के अलावा जो वहाँ प्रेजेंस है, जो सहूलतकार थे पहले, वहाँ पर जो है अब प्रेजेंस जो है शुमाली वज़ीरिस्तान में ख़ुसूसन वो बढ़ रही है, और इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो हमने सीनियर सहाफ़ी हैं रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई, जो इन मामलात पर कड़ी नज़र भी रखते हैं, उनसे कुछ देर पहले बात की, और मैंने यही पूछा कि ये वाक़यात जो हैं हुए हैं उनके बारे में उनके क्या जो गैस है कि इस इलाके में क्या हो रहा है। तो पहले सुनिए कि उनका क्या कहना था। देखिए, अभी तो आज तो 2 वाक़यात हुए, एक जिसका आपने जिक्र किया, और इसके अलावा भी एक वाक़या हुआ, और कुछ मुसल्लह लोग जो हैं वो तादी नामी गांव है, सड़क के ऊपर आ गए, गाड़ियों को खड़ा करना शुरू कर दिया, उनको रोका और उनमें से कुछ लोगों को उतार दिया। तो वो 8 लोगों को अगवा किया, 1 को मार दिया। तो वो भी एक वाक़या हुआ है। जो अगवा हुए उसमें इंजीनियर भी हैं और सरकारी मुलाजिम भी हैं, एक वकील भी हैं। तो ये जो वाक़या जिसका आपने जिक्र किया, ये तो इप्टी नामी गांव है मीर अली, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, वहाँ पे हुआ है। तो ये ट्रेनर्स थे, ये जो है फीमेल ट्रेनर्स थे, जो कि
वोकेशनल ट्रेनिंग दे रही थी मकामी ख़वातीन को। ये बन्नू से आई थी और इनके ऊपर हमला हुआ। तो ये अजीब एक वाक़या है, क्योंकि एक तो ये है कि वहाँ पे ख़वातीन के ऊपर इस तरह के हमले बहुत ही कम होते हैं, और फिर ये ख़वातीन तो मकामी ख़वातीन की तरबियत कर रही थी, ट्रेनिंग दे रही थी उनको सिलाई का और कढ़ाई का, और इनके ऊपर हमला होना तो मेरे ख्याल में ये वहाँ के रिवायात के भी खिलाफ है और बड़ा जुल्म है, और इसलिए वहाँ पे लोग काफ़ी इसके ऊपर परेशान भी हैं और खौफ और हरास की कैफियत है। तो मैंने रहीमुल्लाह साहब से ये भी पूछा कि उमूमी जो सूरत हाल अब बन रही है शुमाली वज़ीरिस्तान की, क्योंकि हमने देखा कि तवातुर से गुज़िश्ता हफ्ते से या आप कह लें कम अज़ कम इस माह कई वाक़यात रिपोर्ट हुए, तो ग्राउंड सिचुएशन क्या बदली है रहीमुल्लाह साहब? देखिए, इस तरह के हमले होना जो है ये साबित करता है कि वहाँ पर मिलिटेंट्स मौजूद हैं और वो हमले भी करते हैं, न सिर्फ फ़ौज के ऊपर बल्कि जो पुलिस वहाँ पे आ गई है उनके ऊपर, जो हुकूमत के हामी कबायली अमायदीन हैं उनके ऊपर, अभी ये पोलियो वर्कर्स के ऊपर भी हमले होते हैं, और ये फिर अभी ख़वातीन जो ट्रेनर्स हैं उनके ऊपर हमला हो गया। तो अब ये है कि इनके बारे में ऐसा नहीं है कि कोई जगह कोई इलाका इनके कब्जे में है। ये अक्सर अफ़गानिस्तान फरार हो गए थे जब यहाँ पर जून 2014 में एक बड़ी फौजी कार्रवाई ज़रब-ए-अज़ब हुई थी, लेकिन हुकूमत और फौज कहती है कि यहाँ पे इनके सहूलतकार हैं, स्लीपर सेल हैं, लेकिन ये जो तवातर से हमले हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि यहाँ पर काफ़ी लोग इस तरह के मौजूद हैं, थोड़े नहीं हैं, और ये जो हमले करते हैं इतने लोगों को हलाक करते हैं, और इसका मतलब ये है कि इनके पास काफ़ी वहाँ पे ताकत भी है और मकामी ऐसे लोग भी हैं जो इनकी इमदाद करते हैं, इनको पनाह देते हैं, इनको असला अप्लाई करते हैं। तो ये काफ़ी तशवीश की बात है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान जो है सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जहाँ पे हमले होते हैं, जहाँ पे हुकूमत को मुश्किलात का सामना है, सारे जो साबका 7 कबायली इलाके थे अब तो ज़िले बन गए हैं, तो वहाँ पे नॉर्थ वज़ीरिस्तान अभी तक वहाँ पे अमन बहाल नहीं हो सका, वहाँ पे अभी तक इस्तेहकाम नहीं आ सका। अच्छा, मैंने ये भी पूछा, जाहिर है कि जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो इसका क्या ये मतलब लिया जाए कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, फ़ौज है या हुकूमत उमूमी तौर पर, उसकी क्या तवज्जो कम हुई है, ऐसा है रहीम साहब? फोकस मेरे ख्याल में लगता नहीं कम हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर भी तो हमले हो रहे हैं फ़ौज के ऊपर, और अभी तो ये जो वहाँ पे कार्रवाई करते हैं ऐसा कोई बड़ा टारगेट नहीं है कि वहाँ पे जाकर ये कोई बड़ी फौजी कार्रवाई करें। ये IBOs इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, खुफिया मालूमात की बुनियाद के ऊपर ये कार्रवाई करते हैं, और ये फौज का दावा है कि काफ़ी लोगों को उन्होंने हलाक किया है, पकड़ा है, लेकिन ये है कि ये हमले रुक नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी परेशान है, फ़ौज भी परेशान है कि कैसे इन हमलों को रोका जाए, और मेरे ख्याल में वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को पनाह भी देते हैं और उनसे ताउन भी करते हैं, वरना फिर ये सड़क के ऊपर आकर इस तरह के हमले करना, फिर फरार हो जाना, और अभी ये है कि गाड़ियों को रोक रोक कर लोगों की तलाशी लेना, उनको फिर गाड़ियों से उतार कर अगवा कर लेना। एक शख्स ने मुज़ाहमत की, उसको उन्होंने वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। तो हुकूमत मेरे ख्याल में ज़ाहिर है इन हालात में मज़ीद कार्रवाइयाँ भी करेगी, खुफिया मालूमात की बुनियाद के ऊपर ही कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसा कोई गांव या कोई इलाका नहीं है जो कि मकामी तालिबान के कब्जे में है। शुक्रिया रहीमुल्लाह। और बिल्कुल लेकिन दिस मेक्स इट हार्डर। हाँ, अगेन देखो, पता है ये कॉम्पाउंड है, आपने वहाँ पे मतलब जहाज भेजने, आपने फौज भेजनी है, इस तरह ढूंढना मुश्किल होता है। अब इसमें अगेन 2 फैक्टर आते हैं, जो अभी जो आपने सवाल पूछा है,
फोकस का। फोकस शायद उतना है, प्रेशर बढ़ गया है। प्रेशर बढ़ने के भी दो वजूहात हैं मेरी नज़र में, एक तो टीटीपी की रीऑर्गेनाइजेशन और दूसरा जो अभी अफगानिस्तान में खुद हो रहा है। अब ये देखें कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन का बेस है अभी अफगानिस्तान में। अच्छा, वहाँ पर यूएस फौज भी है, अफगान फौज भी है, नेटो फौज भी है। आप ये कह सकते हैं कि वो क्यों नहीं संभाल सकते, लेकिन फिर दूसरा पहलू ये है कि अफगान तालिबान को कौन सा संभाला हुआ है आपने। मुझे जो एक चीज़ जो बड़ी अजीब लगती है, हाँ, कि हमेशा कहा जाता है और वेस्टर्न नैरेटिव तो यही है कि जी तालिबान का रिमोट कंट्रोल इधर है। हाँ, अगर ये सच है तो आप उनसे काम ये नहीं करवा सकते टीटीपी को हैंडल करने का, यू सी। तो इसमें भी एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। हाँ, दूसरी बात है कि उनकी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वो जाहिर है उनको वो था। हमने माजी में भी बड़ी कोशिश की टीटीपी के उसमें कि किसी तरीके से वहाँ कंट्रोल में आ जाए, लेकिन जाहिर है तशवीश की बात अब हमारे लिए ये है कि इसको यहाँ पर किस तरह कंट्रोल किया जाए। जिस नहज की तरफ अफगान पीस प्रोसेस जा रहा है, तो अभी जाहिर लगता है कि मजीद इंस्टेबिलिटी आप देखेंगे अफगानिस्तान में, क्योंकि दोनों साइड अपनी बार्गेनिंग कर रहे हैं। अफगान तालिबान भी अपनी अटैक्स रोक नहीं रहे, यूएस अपनी पोस्चरिंग कर रहा है, अफगान भी हुकूमत आज लेकिन दोहा में जो है अफगान गवर्नमेंट और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो गए हैं। तो एक ये तो चलता रहेगा, ये तो चलता रहेगा, लेकिन इस तरह के वाक़यात के ज़ाहिर रोकथाम के लिए, और जैसे पहली दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे ख्याल में, पहले कभी नहीं हुआ कि इस तरह ख़वातीन को निशाना बनाया गया। और साथ ही मैं एक पम्फलेट भी देख रहा था जो नामालूम अफराद की तरफ से आया कि शूरा शुमाली वज़ीरिस्तान के अगर ये ख़वातीन जो हैं ये NGO वाली इस तरह करेंगी वो करेंगी तो हम इनको टारगेट करते रहेंगे। तो ज़ाहिर है ये एक मज़ेदार बात ये है कि ये जो चारों ख़वातीन शहीद हुई हैं, इनको कहीं ना कहीं से तनख्वाह भी मिल रही थी, दिहाड़ी भी मिल रही थी, किसी के लिए काम भी कर रही थी, लेकिन जैसे ही शहीद हुई अभी तक किसी ने ये दावा नहीं किया कि ये हमारी लिए काम कर रही थी। सबून एक्चुअली उल्टा हुआ है, एट्रीब्यूट हुआ सबून से, तो उन्होंने कहा जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है। एक और है वुमेन एम्पावरमेंट की कोई NGO है, वो भी चुप है। तो फिर ये कहाँ से ये खला से आ गई थी ख़वातीन, इनको पैसे कौन देता था, क्या था? यानी अफसोसनाक बात है कि कोई बिल्कुल अब इनकी जो लाश है उसका वारिस बनने पे तैयार नहीं है। जब काम कर रहे थे तो उनसे काम ले रहे थे। बिल्कुल, दिस इज गैर इंसानी रवैया, बहुत ज़्यादा। और बल्कि FIR के अंदर भी लिखा हुआ है कि वो एक शख्स को उन्होंने ठेके पे दे दिया और उसने फिर वहाँ से वो ख़वातीन को लेकर जैसे भी किया था। कोई कह रहा है कि नहीं सर हमारी नहीं है, कोई कह रहा है नहीं सर हमारी नहीं है, और बिल्कुल शर्मनाक बात है। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और अब कुछ बात कर लेते हैं NA-75 डस्का में जो ज़िमनी इंतखाब हुआ, वो इस लिहाज से भी तशवीशनाक था कि पहली दफ़ा हमने देखा रिसेंट टाइम्स में कि वहाँ वायलेंस हुआ, इलेक्शन वायलेंस हुआ। दोनों जो बड़ी जमातें थीं PTI और नून, उनका एक एक कारकुन वहाँ पे जहाँ बहक हुआ। और उसके अलावा अगर ये वायलेंस काफ़ी नहीं था तो जाहिर है और कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई कि जब रिज़ल्ट्स आने लगे तो दोनों जमातों ने, वो तो हमेशा होता है कि हर कोई दावा कर रहा होता है कि मैं जीत गया, मगर एंड में ये हुआ कि कोई 20 जो पोलिंग स्टेशंस थे उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो कहीं न सिर्फ रिज़ल्ट्स गायब हो गए बल्कि उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी गायब हो गए। और ये कोई सियासी जमात नहीं कह रही, ये आप नहीं कह रहे, ये मरियम नवाज शरीफ नहीं कह रही, ये बिलावल भुट्टो नहीं कह रहा, ये फजल रहमान नहीं कह रहे, कौन कह रहा था? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, जो जाहिर है इस सारी सूरत हाल का इंचार्ज था। और न सिर्फ ये कह रहा है बल्कि ये भी इल्ज़ाम आयद कर रहा है मकामी इंतज़ामिया के ऊपर, बल्कि सूबे की जो इंतज़ामिया थी जिसमें पुलिस चीफ थे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी थे और दूसरे लोग थे, कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो इंक्वायरीज थी और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों को न सिर्फ रद्द किया बल्कि सिर्फ चीफ सेक्रेटरी साहब ने रात को कोई एक दफ़ा फ़ोन उठाया, उसके बाद उन्होंने भी अपना फ़ोन बंद कर दिया। अपने एंगल की बात है। इलेक्शन कमीशन समेत और आप दोनों समेत आप लोग ये बात नहीं समझ पा रहे कि ये पहला इलेक्शन था रिसेंट पास्ट में जिसमें इंतज़ामिया 100% गैर जानिबदार रही है। कैसे? प्रेस रिलीज में पढ़ लेना आप कि IG जो है उनसे इलेक्शन कमीशन ने राब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई। रात 3 बजे जो है उनसे राब्ता हुआ। गैर जानिबदारी की मिसाल देखें। उसके अलावा
कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर उनसे तो टोटली राब्ता नहीं हो सका। मसलन इंतज़ामिया ने खुद को इलेक्शन के प्रोसेस से बिल्कुल अलग रखा है और इससे ज़्यादा क्या गैर जानिबदारी। मेन चीज़ तो आप लोगों ने दोनों ने मिस कर दी है यार, राब्ता हो क्यों रहा, करने की कोशिश क्यों हो रही थी? हाँ क्यों हो रही थी? इंतजामिया को क्यों इन्वॉल्व कर रहे थे? क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम ये होता है कि जब पोलिंग कंप्लीट हो जाए तो वो वोटों से भर के थैले ले जा करके जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो तक न्यूट्रल थे, बताने देना सर, तो वहां जाकर के जमा कराएं ताकि फिर एक काउंटिंग जो है ओवरऑल शुरू हो जाए। मगर हुआ ये कि वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहीं हवा में तहलील होगा और इससे ज्यादा गैर जानिबदारी की तवक्को आप क्या कर सकते हैं कि इवन प्रिजाइडिंग ऑफिसर गैर जानिबदार हो गए। आप रिएक्शन की बात कर रहे हो, आप खबर नहीं दे रहे हैं। खबर तो दो पहले ना यार। वो गायब हो गए और धुंध थी बहुत, अब वो पता नहीं कहाँ गायब हुए और सुबह 6 बजे वो नमूदार हुए और उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, गायब भी थे और फोन भी नहीं उठा रहे थे। फोन भी नहीं उठा रहे थे। धुंध की दो किस्में होती हैं, एक होती है धुंध और एक होती है अंधाधुंध और एक होती है धुंधली। और इसमें धुंध की जितनी भी किस्में हैं डस्का वाले इलेक्शन में सब आपको देखने को मिली। हालांकि इसके साथ साथ हालांकि हमारे यहाँ धुंध का इस्तेमाल होता नहीं है, जो कुछ भी होता है ब्लेटेंट ही होता है। नहीं कभी कभी सही है। अच्छा, अब ये तो अगेन ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड बात है कि इतनी हैवी स्टेटमेंट दी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, ठीक है। अच्छा, और भी रिटर्निंग अफसर भी हैं। अगर मैं उनका एक मैं वही कह रहा हूँ कि दो रिटर्निंग ऑफिसर्स के वीडियो सामने आए हैं और दोनों ही डिफरेंट बातें हैं। पहले सुन लेते हैं तसद्दुक साहब की बात। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर तसद्दुक हुसैन है और पोलिंग स्टेशन नंबर 346 पे एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो 1 घंटा पहले को 2 मुलाजिम आए थे, वो कहते हैं कि वापसी पे आपने रिज़ल्ट जो लेके ना हमारी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में जाना है। आपको जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिली थी उसमें आपने नहीं जाना, आपने हमारे बंदे के साथ जाना है, और जिसका नाम उन्होंने मुझे असद बताया। अच्छा, तो वो कौन था कि कोई आपको पता चले? वो स्पेशल ब्रांच से कह रहा था, मैं स्पेशल ब्रांच से हूँ। अब ना तो उसने मास्क उतारा हुआ था, ना उसने मुझे कोई आईडी दी है। बस उसने मुझसे ये कहा कि आपने वापसी का रिज़ल्ट हमारी गाड़ी में साथ लेके जाना है। अच्छा, आपको क्या खदशा क्या है? खदशा ये है कि वो मेरे से वो रिज़ल्ट चेंज करवाएंगे और अगर मैं नहीं करूँगा फिर मुझे वो थ्रेट करेंगे। तो तरीक़ेकार क्या होता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन का तो ये है कि रिज़ल्ट जिस गाड़ी में हम आए हैं उस गाड़ी में वापस जाएंगे, रिज़ल्ट जाके आरओ के पास जमा कराएंगे और उसके बाद फारग। वो इलेक्शन कमीशन की गाड़ी है? हाँ, वो इलेक्शन कमीशन हमें दी हुई है, उसके ज़रिए आपने जाना है? उसके ज़रिए हमने सारा सामान और अपने अमले को साथ लेके वापस आरओ दफ्तर जाना। अच्छा, आपने आरओ को आगाह किया है? मैंने आरओ को बता दिया है इलेक्शन कमीशन को ये मसला है। वो कहते हैं कोई मसला हम कर लेते हैं, आपके साथ रब्ता कर लेंगे। अच्छा जी, तो अब अगेन एक तो स्टेटमेंट, फिर इस तरह के इल्ज़ामात और फिर कुछ वीडियोस भी आए। अब अफसोस की बात पता है क्या है कि इसके एकदम बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी स्टेटमेंट दे दी, फिर शिबली फराज साहब आते हैं और कहते हैं कि जी हम जीत गए हैं, बिल्कुल अभी इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करना चाहिए। असद उमर साहब भी कमोपेश यही बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब तो ये कहते हैं कि जी अभी आप इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करें इलेक्शन कमीशन, आप पीटीआई के वर्कर्स के सब्र को आजमाएं। अच्छा, अब ये बातें अजीब क्यों लगती हैं? सही है, मैं मानता हूँ स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स हैं, लेकिन जाहिर है कि ये वही पार्टी है, ये उसी पार्टी के सियासतदान हैं जिन्होंने कहा था कि यार 4 हल्के खोलो, ठीक है, और जब वो 4 हल्के नहीं खुले तो फिर वो धरना शुरू हो गया और लंबी गेम थी। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है यार, उस वक्त की हुकूमत को भी चाहिए था कि यार सर आपने 4 खोलने, आप 10 खोल लें, ठीक है, ये ले लें आप। तो ये बड़ी अजीब बात थी कि आप इसको फिर कैसे डिफेंड कर सकते हो। तो अभी थोड़ी देर पहले ही तकरीबन 10 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ट्वीट आती है और जिसमें वो कहते हैं कि जी आई हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और हालांकि मैं कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं किया, मैं पीटीआई के उम्मीदवार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन 20 पोलिंग स्टेशन में आप रीपोलिंग करवा दें, ठीक है। अब आप चाहे तो आप इसको फेस वैल्यू पे ले सकते हैं, बिकॉज अभी ये रिक्वेस्ट है, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली ऑप्टिकली स्मार्ट, अच्छी बात है, नहीं स्मार्ट मूव है, स्मार्ट मूव है, अच्छी बात है। कल इलेक्शन कमीशन बैठ रहा है और पूरा उनका जो कोरम है वो इस बात को डिसाइड करेगा और दोनों उम्मीदवारों को भी बुला लिया है, इस्लामाबाद और सारा, कि क्या इन जो पोलिंग स्टेशन हैं 20 इन पे रीपोलिंग हो, असर नौ दोबारा इलेक्शन हो। तो जाहिर है वो चीज़ें कुछ चीज़ें जो डीआरओ ने रिपोर्ट भेजी है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने कमोबेश वही है जो इलेक्शन कमीशन ने चार्जशीट भेजी है। जो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है वो है आईजी पुलिस की तरफ से इलेक्शन वायलेंस की रिपोर्ट। उसका
इलेक्शन कमीशन अभी तक इंतजार आईजी तो गैर जानिबदार है, नहीं, वो और कहाँ से देखें रिपोर्ट इतनी देगा? इतनी धुंध में कौन रिपोर्ट हाँ, और उसको क्या पता कि डिस्का में क्या हुआ, वो तो आपको पता है मतलब कि कभी कभी धुंध में ना आप 6 इंच नहीं देख सकते, तो अगर कंप्यूटर आपका मतलब 1 फुट दूर है तो मतलब आप कैसे टाइप करेंगे? अजीब अजीब बातें करते चलिए यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमें साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ज्वाइन करेंगे, जो जिनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है इस सारी सूरत हाल पर। उनकी बात सुनेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं NA-75 डस्का के बाई इलेक्शंस के बारे में जो कंट्रोवर्सी का शिकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। कंवर साहब, जो सारी सूरत हाल है, जो इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लिया है, बहुत लोग उसको सराह भी रहे हैं, मगर क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा कर सकता है कि इस कंट्रोवर्सी को जो है वो ख़त्म करे? देखिए, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो अपना प्रेस रिलीज जारी किया, अपना एलामिया जारी किया, उस पर उन्होंने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को चार्जशीट कर दिया। और पहली मरतबा ऐसा हुआ है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में कि ऐसे सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उनको बाकायदा तरीके से उन्होंने अपने सख्त लफ्ज़ों में चार्जशीट किया। और सबसे बड़ी अहम बात ये हुई कि चूँकि ये पहला तजुर्बा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ब्यूरोक्रेसी से आए हैं। हमारे हमेशा जज होते थे, जजों में करंट नहीं होता था, ऐसी बातें आई, खामोशी गुजार दिया, टाइम गुजार दिया, रिटर्निंग ऑफिसर को खास कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन यहाँ इन्होंने बड़ा सख्त एक्शन लिया। अब ये हमें ये नज़र आ रहा है कि अब ये जैसे कि आपने बताया इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में कि IG पंजाब ने अभी उनकी वजाहत का या ख़त का या रिस्पॉन्स नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। तो अब ये कल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा अहम फैसला करना है। और हमारी नज़र में जहां अपने देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की कारकर्दगी को या उनके तरीक़ेकार को या एटीट्यूड को, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये वो आइन के आर्टिकल 220 के तहत, आइन का आर्टिकल 220 ये कहता है कि इलेक्शन के दौरान वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं और तमाम इदारे जिसमें अफवाज पाकिस्तान, एजेंसियाँ, तमाम जितने भी इदारे हैं, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ताबे हो जाते हैं। तो अब IG पंजाब ने और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने आइन के आर्टिकल 220 की खिलाफ वर्जी की है, उससे एनराफ किया है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात को चैलेंज किया है। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि कल की मीटिंग में इलेक्शन कमीशन बात तो वो ठीक है, 22-23 पोलिंग स्टेशनों पर तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया है कि हमें कोई इतराज़ नहीं, आप दोबारा इंतखाब करवा लें, तो वो तो मसला हल हो गया, वो तो दोबारा इलेक्शन हो जाना है। ये अपने हल्का जो 75 22-23 पुलिस स्टेशनों। लेकिन चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के बारे में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने सख्त अपनी कार्रवाई कर रही है। और हमें ये नज़र आ रहा है बादिल नज़र में कि वो ये हुकूमत को मुतालबा करेंगे कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को बरतरफ किया जाए। और ये बाकायदा आर्टिकल 220 के हवाले से हुकूमत जो है इसके फैसले पर पाबंद हो गई। अगर हुकूमत ने इस फैसले पर अमल दरामद ना किया तो हुकूमत के खिलाफ भी इलेक्शन कंटेम्प्ट लग सकता है आर्टिकल 204 के तहत। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी सीरियस हो गई हैं कि सूबाई हुकूमत ने जिस अंदाज से नज़रअंदाज किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर टेलीफोन कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, इतनी बड़ी जिनका स्टेटस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। तो ये एक्शन लेना है। ये चीफ इलेक्शन ब्यूरोक्रेट है, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है जो बहुत ठंडे मिजाज के होते हैं। सही। अच्छा कंवर साहब, आपने भी 4-5 इलेक्शंस बहैसियत सेक्रेटरी भुगताए हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह की नेग्लिजेंस सामने आई है सूबाई सतह पर? नेग्लिजेंस, हाँ, ये पहली मरतबा, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि सूबाई गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन के तमाम हकामात को नज़रअंदाज कर दिया। अब आप ये देखें, इसके साथ एक और बड़ी बात भी है, तो वो ये हुआ कि ये हुकूमत जब से आई है ये इदारों को कोई अहमियत नहीं देती, इदारों के सरबराहों के ख़तों का जवाब नहीं देती।
इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज से 2 महीने पहले इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को 5 खत लिखे कि जनाब हमने लोकल गवर्नमेंट की हल्का बंदियाँ करवानी हैं, हमें आइन का जो आर्टिकल 51 में जो तरमीम हुई थी 24वीं तरमीम के तहत, उसमें ये कहा था कि जो मरदमशुमारी की अबूरी रिपोर्ट की बुनियाद पर कौमी सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियाँ हुई अबूरी रिपोर्ट पर, लेकिन उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट का जिक्र नहीं है। तो आप अपनी गवर्नमेंट से कहें कि आपको बाकायदा कानून साजी करके लोकल गवर्नमेंट को ऐड करवा दे आर्टिकल 51 में, ताकि हम हल्का बंदियाँ करवा सकें। तो हुकूमत ने कोई खत का जवाब नहीं दिया। ये तमाम आपके अखबार में खबर छपी है, डान में खबर छपी थी कि 5 खत उन्होंने लिखे प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक खत स्पीकर को लिखा, चेयरमैन सेनेट को लिखा, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। तो ये एक इनको चश्म पोशी करने की आदत है। तो अब इन्होंने कल फैसला करना है कि चश्म पोशी का आप हल क्या निकाले। एक वक्फा ले लेते हैं कंवर साहब, इसके बाद ये गुफ्तगू है हम जारी रखते हैं। वक्फा। वेलकम बैक। और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने मुफस्सिल तौर पर बयान किया NA-75 डस्का। मगर कंवर साहब, ये जो सेनेट की कंट्रोवर्सी चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, एक ऑर्डिनेंस भी इशू हो चुका है, पार्लियामेंट के अंदर बिल भी जा चुका है, तो इस सूरत हाल को भी आप उसी नज़र से देखते हैं कि क्योटिक सिचुएशन है? देखा जी इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती रेफरेंस के हवाले से जो अपना जवाब दाखिल कराया, उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कि बाकायदा वो पेश भी हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो वहाँ उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब तक आप आइन के आर्टिकल 226 में तरमीम नहीं कर लेंगे, उस वक्त ये ऑर्डिनेंस की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आइन की आर्टिकल 218 के तहत आपके मुल्क में इंतखाबात करवाने हैं आइन और कानून के मुताबिक। इस लिहाज से ये जो ऑर्डिनेंस जो आया है, ये आपने इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 122 है उसमें तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तो आप इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने से पहले आप पहले आर्टिकल 26 में तरमीम करें। ठीक, जब तक आर्टिकल 226 में जिसमें लिखा हुआ है कि तमाम इलेक्शन सिवाय प्राइम मिनिस्टर के, वजीर आला के, वो आपने सीक्रेट बाई बैलेटिंग होना है। अच्छा कंवर साहब, ये तो एक आईनी वो हो गई, लेकिन इसमें जो बड़ी एक चीज़ है वो ये है कि जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए उसके बाद कैसे कोई तरमीम हो सकती है किसी भी तरह से? नहीं, उसमें ज़ाहिर है कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है और ये शेड्यूल जारी करना और इस तरह बात, ये सब रवायात के ज़िम्मे में आती है। इसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है, लेकिन रवायत रही है कि रवायत है, ज़ाब्ता इखलाक में इसका कोई जिक्र नहीं है। लेकिन मामला ये है कि अब ये चूँकि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइनी इदारे के सरबराह का या उनके इलेक्शन कमीशन के फैसले को मद्देनज़र रखना होगा कि जहाँ उन्होंने आइन के आर्टिकल 226 की वाज़ह तारीफ़ कर दी है, डेफिनेशन दे दी है, और साथ साथ जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं वो तो गाइडलाइन होते हैं, उसको ज़ाहिर में कोई कानूनी हैसियत तो नहीं होती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहली मरतबा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत के मफादात को पशे पुश्त रख कर अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने कहा कि जब तक आप इसमें तरमीम नहीं कर लेंगे, हमने इलेक्शन जो है पुराने तरीके के मुताबिक ही करवाना है। तो ये पहली मरतबा हुआ ना चीफ इलेक्शन। माजी के तो जैसे वफाकी हुकूमत कहते रहे, अपन जवाब देते रहे। तो दिलशाद साहब, ये तो फिर दो अनप्रेसिडेंटेड बातें कर दी है ना फिर तो इलेक्शन कमीशन ने। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो जवाब दिया है और बिल्कुल जैसे आपने कहा बड़ा क्लियर और बड़ा वाजे स्टैंस लिया है, और फिर ये तो अगर इन दो चीजों को हम देख लें तो क्या हम कह सकते हैं कि इदारे मजबूत होते जा रहे हैं? लग तो ऐसे ही रहे। जी कंवर साहब, इसमें एक और जी फरमाइए। एक और बड़ी बात है, उन्होंने ये जब ये बाकायदा जब वो जस्टिस काजी फायद ईसा ने इनको बुलाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, तो उन्होंने कहा था कि पंजाब के लोकल गवर्नमेंट जो है वो तहलील हो गए, तो उसमें आपका नुक्ता नज़र क्या है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये वफाकी हुकूमत का कदम गैर आइनी और गैर कानूनी है।
यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत की जो तहलील की है लोकल गवर्नमेंट, उसके खिलाफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। तो इस लिहाज से ये नज़र ये आ रहा है कि ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक जो जहर अपने एक नई पॉलिसी नहीं कहेंगे, अपनी जरूरतमंदाना तरीके से वो आगे जा रहे हैं। इसी तरह मामला आप देखें कि अभी जो सेनेट का इलेक्शन आ जाएगा, वो भी ज़हर उन्होंने अपना पॉइंट दे दिया और सुप्रीम कोर्ट यही कहेगी, राय देगी, ओपिनियन देगी जब आप आइन में तरमीम कर लें, और इसके इलेक्शन तो वही सीक्रेट बाई बैलेटिंग के जरिए होने हैं। लेकिन हालात हमारे पंजाब के सेनेट के बारे में कोई अच्छे नज़र नहीं आ रहे और ये बाई इलेक्शन का गहरा असर पड़ रहा है सेनेट पर और हुकूमत की गुड गवर्नेंस पर। तो हमें तो ये नज़र यही आ रहा है कि ये 3 मार्च को एक बहुत बड़ा सेटअप तब्दील होने का इम्कान है। इस लिहाज से कि पंजाब के जनूबी पंजाब के जो मेंबरान कौमी असम्बली है उनका शेख हफीज से कोई लेना देना नहीं है। शेख हफीज साहब को तो पंजाब के मेंबर जानते भी नहीं है, तो ये ना उनके कोई ताल्लुकात है, ना उनका कोई मामला है, ना ग्राउंड रियलिटी, ना ज़मीनी हक़ाइक़ है। तो वो तो सारा मामला यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का एक जहर, इनका नाम है, प्राइम मिनिस्टर भी रहे, ख़ानदानी वक़ार है। तो वो सारे मामला को देखते हुए हफीज शेख हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे 3 मार्च को। चलिए बहुत शुक्रिया। ये जो तुम कह रहे थे ना इदारे ताकतवर हो रहे हैं, इदारे ताकतवर नहीं हो रहे हैं। एक आदमी आ जाता है और वो स्टैंड ले लेता है। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी हैसियत जो है वो असर्ट करवा रहा है। जैसे इंडिया में TN सेशन एक साहब आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद है मुझे, और उन्होंने जनाब नथ डाल दी थी सबको और उसके बाद वही अच्छा एक बंदे की जरूरत होती है। हाँ ना। और दूसरी बात ये है, अच्छा बाई लॉज तो अब भी मौजूद है, पहले भी मौजूद, बिल्कुल बंदा खड़ा डिपेंड करता है कि बंदा कौन है जो इस्तेमाल करना जानता है। अच्छा, और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम इतने हैरान हो रहे हैं, दिलशाद साहब भी कह रहे हैं कि यार ये कैसी बात है, हमें आदत ही नहीं है कि कोई इदारा अपना एक्चुअल काम करे, इसीलिए हम हैरान हो जाते हैं कि यार वाह बंदा गिरफ्तार कर दिया तूने, अपनी ड्यूटी पूरी की, वाह यार। लेकिन ये मजाक नहीं है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी हम भी अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और यहाँ प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।